ओके, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने मशीन लर्निंग का पार्ट जो था वो कवर कर लिया था। हमारा मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट एंड एवरीथिंग कवर हो चुका है। आज हम डीप लर्निंग से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो द मेजर डिफरेंस बिटवीन मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग इज कि जब मैं मशीन लर्निंग की बात करता हूँ तो मेरे पास एक पैटर्न रिकॉग्निशन होता है। पैटर्न ही रिकॉग्नाइज कर रहे हैं हम मशीन लर्निंग के अंदर भी। बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डीप लर्निंग तो मैं और इन डेप्थ जाके पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ। इन द वेरी बेसिक सेंस अगर मैं बताऊँ तो मशीन लर्निंग के अंदर आप 4 5 8 10 पैटर्न रिकॉग्नाइज कर सकते हो। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डीप लर्निंग तो हम हजारों पैटर्न्स तक रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अगर मैं इसका एक आपको एग्जांपल दूं कि भाई किस तरीके के पैटर्न रिकॉग्नाइज होते हैं, किस तरीके से काम होता है, तो जो हमने प्रोजेक्ट किया था मशीन लर्निंग के अंदर हमने कौन सा प्रोजेक्ट किया था? हमने किया था फेशियल रिकॉग्निशन वाला, राइट? सो जो वो हमने प्रोजेक्ट किया था उसके कंपैरेटिवली अगर हम डीप लर्निंग के प्रोजेक्ट को कंपेयर करें तो डीप लर्निंग के अंदर हम इमोशन रिकॉग्निशन का प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम सिर्फ फेस को डिटेक्ट नहीं करेंगे, हम फेस के साथ साथ उस फेस पे इमोशंस क्या रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, इमोशंस क्या हैं, उनको भी डिटेक्ट करने का ट्राई करेंगे, राइट? उसकी हम पूरा मॉडल ट्रेन करेंगे, एक्यूरेसी करेंगे, या उसका हम पूरा मॉडल ट्रेन करेंगे, एक्यूरेसी टेस्ट करेंगे एंड एवरीथिंग वी विल डू, राइट? तो ये सब करेंगे हम डीप लर्निंग में। ठीक है, नो इश्यूज विद दैट। नाउ वी विल स्टार्ट विद डीप लर्निंग। अब जब डीप लर्निंग की मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले मेरे पास बात आती है न्यूरॉन्स की। सबसे बेसिक जो यूनिट यू कैन से ऑफ डीप लर्निंग है वो है न्यूरॉन्स। ठीक है, तो यूजुअली इसको एक सिंपल सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है। मेरी स्क्रीन दिख रही है प्रत्यक्ष? प्रत्यक्ष, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। हेलो? प्रत्यक्ष, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। आई थिंक यू आर फेसिंग सम नेटवर्क इश्यूज। लेट मी चेक, कभी मेरे को तो नेटवर्क इश्यूज नहीं है। गुड। या श्योर श्योर, रिजन कीजिए एक बार। हाँ प्रत्यक्ष, मेरी आवाज आ रही है अभी? Okay, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूरॉन कि भाई एक बेसिक लेवल पे न्यूरॉन होता क्या है, व्हाट इज अ न्यूरॉन। ठीक है, सो सतीश, मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही है। यू आर सेइंग समथिंग। अगर आपको मेरी आवाज क्लियरली आ रही है एंड आपके साइड से माइक वगैरह कुछ इश्यू है तो यू कैन जस्ट पुट इट इन द चैट। मैं चैट पढ़ के भी वी कैन डू दैट। ठीक है, डन डन। ओके, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डीप लर्निंग तो डीप लर्निंग की सबसे बेसिक जो मेरे पास यूनिट होती है, सबसे बेस लेवल पे जो मेरे पास यूनिट होती है, दैट इज कॉल्ड अ न्यूरॉन। ठीक है, एक न्यूरॉन क्या होता है? एक न्यूरॉन इज बेसिकली लाइक अ गेट। ठीक है, इसके अंदर डेटा आता है, इसके बाहर डेटा जाता है। बट सारा डेटा जो अंदर आता है वो बाहर नहीं जा पाता है। ठीक है, इसको क्रॉस नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है। अगर जो डेटा इसके पास आ रहा है, एक न्यूरॉन के पास अगर कुछ डेटा आ रहा है और उसने एक स्पेसिफिक कंडीशन को मीट नहीं किया है तो वो डेटा वहीं पे ब्लॉक कर दिया जाता है और पूरा बाहर नहीं जा पाता। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ अ न्यूरॉन। ठीक है, अब जब मैं एक न्यूरॉन की बात करता हूं तो मेरे पास जो कंसेप्ट आता है जिसकी वजह से मेरा डेटा कंट्रोल होता है एंड एवरीथिंग लाइक दैट, तो मेरे पास कुछ टर्म्स आते हैं। तो सबसे पहले वी हैव इनपुट। ठीक है, और एक न्यूरॉन के अंदर जो होते हैं
वो होते हैं मेरे पास वेट्स एंड बायसेस। एक न्यूरॉन के पास होते हैं मेरे पास वेट्स एंड बायसेस, और जो कंडीशन होती है कि ये जो डेटा इसके अंदर आ रहा है वो बाहर जाएगा या नहीं जाएगा, वो जाता है बेस्ड ऑन एक्टिवेशन फंक्शन। हो जाता है बेस्ड ऑन एक्टिवेशन फंक्शन। ठीक है, इसके पास एक इनपुट डेटा आता है। ठीक है, दिस इज द डेटा जो इसके पास इनपुट आ रहा है। इनपुट डेटा आता है, एक न्यूरॉन के पास खुद के वेट्स एंड बायसेस होते हैं। वेट्स एंड बायसेस को आप एज अ प्रॉपर्टी समझ सकते हो न्यूरॉन की। ठीक है, गिव मी जस्ट अ सेकेंड। या वेट्स एंड बायसेस के पास वेट्स एंड बायसेस को आप एज अ प्रॉपर्टी समझ सकते हो न्यूरॉन की। ठीक है, एंड इन वेट्स एंड बायसेस, इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, या इन वेट्स एंड बायसेस इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे एक एक्टिवेशन फंक्शन लगाया जाता है जो कि डेटा को मेरे आगे जाना है, नहीं जाना है, कितना जाना है, वो सब अलाउ करता है। ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में इन डेप्थ हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। ठीक है, इवेंचुअली हम इनके बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे, वट एवर द फॉर्मुलाज आर, वट एवर द एग्जैक्टली एक एक प्रॉपर्टी होती क्या है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। बट अभी के लिए अगर मैं आपको एक बेसिक आइडिया दूं, एक बेसिक नॉलेज आपको प्रोवाइड करूं, तो वेट्स आर बेसिकली कि किस तरीके के डेटा पे मेरा न्यूरॉन ज्यादा एक्टिव होगा कंपेयर टू बाकी तरीके का डेटा। ठीक है, बेसिकली इस न्यूरॉन का जो आउटपुट है उसको कितना ज्यादा हम प्रेफर करेंगे। लेट्स से मेरे पास 5 न्यूरॉन्स है। ठीक है, लेट्स से मेरे पास 5 न्यूरॉन्स है, मैंने बाकी सबका वेट 1 1 रखा है, और थर्ड वाले का वेट रखा है मैंने 2। तो जो थर्ड वाला न्यूरॉन है, इसको ज्यादा प्रेफर किया जाएगा, इसके आउटपुट को ज्यादा यू कैन से प्रेफरेंस दी जाएगी ओवर एवरी अदर न्यूरॉन। ठीक है, दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ वेट्स। ये होते हैं मेरे वेट्स। ठीक है, बायसेस क्या होते हैं? बायसेस इज कि भाई मैं अपने एक न्यूरॉन को किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी की तरफ बायस कर सकता हूं। मतलब मान लो मेरे पास दो कैटेगरीज है, 0 और 1 के अंदर क्लासिफिकेशन हो रहा है, राइट? तो मैं अपने जो न्यूरॉन है उसको इन दोनों में से किसी भी एक की तरफ बायस कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं 0.5 बायसनेस देता हूँ, तो मतलब होता है मेरा मॉडल, जो मेरा न्यूरॉन है वो बिल्कुल भी बायस नहीं है। बट अगर मैं वहीं पे 0.2 दे देता हूँ, तो मेरा जो मॉडल है वो 0 की तरफ बायस हो जाता है। और अगर 0.7 दे देता हूं, तो मेरा जो न्यूरॉन है वो 1 की तरफ बायस हो जाता है। वो प्रेफर करेगा 1 आउटपुट देना, या फिर अगर 0.2 का केस है तो वो प्रेफर करेगा 0 आउटपुट देना। गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ आ रही है प्रत्यक्ष? प्रत्यक्ष बात समझ आ रही है? ओके, आप थोड़ा सा लेट हो गए, कोई बात नहीं। हमने अभी तक बेसिक ऑफ डीप लर्निंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, न्यूरॉन्स वगैरह की हमने सिर्फ बात करी है अभी तक। ठीक है, उसी पे हम बात कर रहे हैं अभी। सो या द नेक्स्ट कंसेप्ट इज एक्टिवेशन फंक्शन। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वो आता है एक्टिवेशन फंक्शन का। ठीक है, अब इन वेट्स एंड बायसेस को तो न्यूरॉन की प्रॉपर्टी हो गई है, तो किस तरीके से वो डेटा आउटपुट देगा नहीं देगा उसके ऊपर बात हो गई। एक्टिवेशन फंक्शन इज अस इक्वेशन बेसिकली। ठीक है, इट इज लाइक अ इक्वेशन। इसमें होता क्या है कि भाई डेटा आया, इनपुट आया मेरे पास। ठीक है, मेरे पास वेट्स एंड बायसेस ऑलरेडी हैं। इन तीनों के ऊपर एक इक्वेशन लगाई जाती है, कैलकुलेशन की जाती है। उस कैलकुलेशन के बेसिस पे बताया जाता है कि भाई डेटा मेरा आउटपुट कितना जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन। ठीक है, एक्टिवेशन फंक्शन की जो इक्वेशंस होती हैं एंड एवरीथिंग, उसके बारे में हम इवेंचुअली धीरे धीरे स्टडी करेंगे। अभी के लिए दिस इज बेसिकली माय एक्टिवेशन फंक्शन। ठीक है, तो ये तीन चीजें होती हैं जो मिलके एक न्यूरॉन को एक न्यूरॉन बनाती हैं। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। या इसकी अगर मैं एक्टिवेशन फंक्शन की एक बहुत बेसिक सी, यू कैन से
डेफिनेशन की या फिर एक यू कैन से पूरे न्यूरॉन की ही एक इक्वेशन की बात करूं तो दैट इज z इक्वल्स डब्ल्यू एक्स प्लस बी। ठीक है, तो W इज माई वेट, W इज माई वेट, X इज माई इनपुट, ठीक है, X इज माई इनपुट एंड B आर बायसेस। ठीक है, वेट्स B आर बायसेस। ठीक है, तो ये होती है मेरे एक बेसिक इक्वेशन ऑफ अ न्यूरॉन। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है जो मैंने अभी अभी बताया, जो मैंने अभी अभी लिखा, इट इज अ लिटिल इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये सारा। ठीक है, सो आई वुड लाइक कि आप एक बार इसको स्टडी कर लें, एक बार इसको आप नोट डाउन कर लें अपने पास। ठीक है, ताकि फिर हम आगे बढ़ सकें और आगे बढ़ के हम एंड या डू वन मोर थिंग कि आप एक कोलैब की नई नोटबुक क्रिएट कर लीजिए डीप लर्निंग के लिए, एंड उसके अंदर हम जो भी कंसेप्ट हैं, जो भी कोड वगैरह है वो लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो डू दिस, एक बार इसको नोट कीजिए एंड ठीक है, कोलैब की नोटबुक आपने क्रिएट कर ली है, ओके, नोट कर लिया इसे, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एक बेसिक न्यूरॉन के कोड के बारे में बात करेंगे, व्हाट इज अ न्यूरॉन एंड किस तरीके से उसको डिफाइन किया जाता है एंड एवरीथिंग लाइक दैट। तो या यहाँ पे हम आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने सबसे पहले एक बेसिक सा न्यूरॉन डिफाइन किया है। ठीक है, एक न्यूरॉन के अंदर होता क्या है, मैंने बताया था इनपुट्स, वेट्स एंड बायसेस होते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, तो मैंने एक्स, डब्ल्यू एंड बी डिफाइन किया हुआ है। सबसे पहले तो लाइब्रेरीज की बात करते हैं, कौन सी लाइब्रेरीज हम यूज करेंगे। तो जो लाइब्रेरी हम यूज करते हैं फॉर डीप लर्निंग, वो हम ज्यादातर टॉर्च यूज करते हैं। हमारे पास दो मेजर लाइब्रेरीज होती हैं जिसके बेसिस पे हम डीप लर्निंग पूरा कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज टेंसरफ्लो, सेकंड वन इज टॉर्च, पाईटॉर्च। ठीक है, सो इन दोनों में से आप किसी भी लाइब्रेरी के पाथ पे जा सकते हैं। हम जिस पाथ पे जा रहे हैं दैट इज ऑफ पाईटॉर्च। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मैंने पाईटॉर्च को ही इंपोर्ट किया था। यहाँ पे बस मेरे को इंपोर्ट टॉर्च लिखना होता है और उसमें से एक मॉड्यूल में इंपोर्ट करता हूँ कॉल्ड न्यूरल नेटवर्क। सो वी विल डू टॉर्च डॉट एन एन एस एन एन। ठीक है, तो ये इन दो चीजों की मेरे को रिक्वायरमेंट पड़ती है। इन दो चीजों के अंदर मेरे को मेरे सारे फंक्शंस एंड एवरीथिंग मिल जाते हैं, जिसके बेसिस पे मैं अपना एक न्यूरॉन को बिल्ड करता हूँ। ठीक है, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है। आई थिंक मैंने कोलैब शेयर कर दिया है, मैं वो दोबारा शेयर कर देता हूँ, प्रॉब्लम आ रही है तो। या अभी सही दिख रहा है? प्रत्यक्ष अभी सही दिख रहा है क्या? या सो देखो, यहाँ पे हमने टॉर्च और टॉर्च डॉट एन एन इम्पोर्ट किया है फॉर न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, एंड इसमें से हमने सबसे पहले क्या किया, मैंने एक्स इक्वल टू टॉर्च डॉट टेंसर, मतलब टेंसर के फॉर्मेट में रहता है। अब टेंसर फॉर्मेट मैंने आपको मशीन लर्निंग के टाइम पे भी बताया था एंड दोबारा बता देता हूँ। बेसिकली टेंसर फॉर्मेट क्या होता है, एक मैट्रिक्स का फॉर्मेट होता है। ठीक है, एक मैट्रिक्स है बेसिकली एक टेंसर। ठीक है, और उस मैट्रिक्स के अंदर हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, किसी भी तरीके का डेटा हो सकता है वो। यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल नंबर्स हैं, हमारे पास इमेजेस भी हो सकती हैं, हमारे पास इमेजेस के पिक्सल्स हो सकते हैं, हमारे पास कुछ आर्ट वर्क हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, टेंसर इज अ वेरी फ्लेक्सिबल फॉर्मेट। ठीक है, इसके अंदर हम यूजुअली एक लिस्ट की फॉर्म में अपना डेटा देते हैं एंड उस लिस्ट को टॉर्च डॉट टेंसर जब मैं लगाता हूं तो वो ऑटोमेटिकली एक टेंसर के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, एंड जितना भी मैं डीप लर्निंग में बात करता हूँ, जितने भी मैं न्यूरॉन्स वगैरह से बात करता हूँ, ठीक है, सब कुछ टेंसर के बेसिस पे ही वर्क करता है, बिना टेंसर के दैट विल नॉट वर्क। ठीक है, सो या कमिंग बैक टू द पार्ट, कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, मैंने यहाँ पे एक्स, डब्ल्यू एंड बी मेरे इनपुट्स, वेट्स एंड बायसेस डिफाइन किए। इनपुट्स मैंने 1 2 3 दिया है, वेट्स मैंने 0.4, 0.3 एंड 0.2 रखा है, एंड बायस मैंने 0.5 रखा है। मतलब क्या हुआ कि मेरा जो मॉडल है वो बायस बिल्कुल भी नहीं है, जो भी इसका आउटपुट एग्जैक्टली है वो वही देगा, किसी भी चीज को फेवर नहीं करेगा।
एंड वेट्स का मतलब है कि जो 1 मेरा इनपुट आया है इसको मैंने ज्यादा प्रेफरेंस दी है, फिर 2 को उससे कम प्रेफरेंस दी है, एंड 3 को सबसे कम प्रेफरेंस दी है। ठीक है, बात समझ आई है? ठीक है, उसके बाद मैंने एक यहाँ पे लीनियर आउटपुट करके एक यू कैन से कोड ब्लॉक बनाया है, ठीक है, जिसके अंदर मैंने टॉर्च डॉट डॉट यूज किया है, डॉट प्रोडक्ट निकाला है मैंने एक्स एंड डब्ल्यू का, जो मैंने अपनी न्यूरॉन्स की इक्वेशन बताई थी, विच इज वेट्स इनटू इनपुट्स प्लस बायसेस। तो यहाँ पे मैंने वेट्स और इनपुट्स का डॉट प्रोडक्ट कर दिया है, प्लस उसमें बायसेस ऐड कर दिए। ठीक है, उसके मैंने लीनियर निकाला। उसके बाद मैं एक्टिवेशन फंक्शन की जब बात करता हूं तो सिग्मॉइड, टैन, वैल्यू, हमने यहाँ पे 3 एक्टिवेशन फंक्शंस की बात करी है। इसके हम बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा डीप में काफी स्टैटिस्टिकल मैथ्स आ जाती है, तो इतनी ज्यादा डीप में जाने की हमें नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो या यहाँ पे मैं टॉर्च डॉट डॉट निकाला, एक्स एंड डब्ल्यू प्लस बी करके उसका न्यूरॉन बनाया, एक न्यूरॉन में बेसिकली उसको कन्वर्ट कर दिया जेड को। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर लगा सकता हूँ अपने डिफरेंट डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शंस। तो सिग्मॉइड, टेन एंड रेल्यू मैंने यहाँ पे लगाया है। यूजुअली हम दो ही यूज करते हैं, एक है रेल्यू और एक होता है जो हम आगे चल के इंट्रोड्यूस करेंगे कॉल्ड सॉफ्ट मैक्स। ठीक है, यूजुअली हम इन दो ही फंक्शंस को यूज करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो टेन हो गया या फिर सिग्मॉइड वगैरह हो गया वो बहुत रेयरली यूज किया जाता है, इतनी ज्यादा उसकी यूजेज नहीं रहता है। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूं फिर मैंने यहाँ पे उसमें से डेटा एग्जैक्टली पास किया कि एग्जैक्टली डेटा क्या पास होगा। मैंने 3 एंड 1 पास किया, उसको मैंने आउटपुट निकाला और अब मेरे पास आउटपुट आ जाता है। ठीक है, अभी जो ये नंबर्स इनका आउटपुट है इसका अभी कुछ सेंस नहीं बनता है। ठीक है, ये एक बहुत छोटे स्केल पे हमने बात करी है, एक सिंगल न्यूरॉन की अभी हमने बात करी है। सिंगल न्यूरॉन अपने आप में कुछ भी नहीं कर सकता है। ठीक है, बट जब उसका स्केल थोड़ा सा बड़ा होता है तो इट बेसिकली एक्ट्स एज अ प्रॉपर इंटेलिजेंट नेटवर्क। ठीक है, अगर मैं बात करूं न्यूरॉन्स की तो हम ना सिंगल न्यूरॉन की कभी भी बात नहीं करते, हम पूरे एक न्यूरल नेटवर्क की बात करते हैं। कुछ इस तरीके का मेरा एक न्यूरल नेटवर्क दिखता है। ठीक है, अब एक रफ बना रहा हूँ यहाँ पे मैं, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स मेरे पास यहाँ पे काफी कम है, बट जब रियल लाइफ में मैं बात करता हूँ तो नंबर ऑफ न्यूरॉन्स काफी ज्यादा होते हैं। कुछ भी कनेक्शन हो सकते हैं, कनेक्शन के बारे में हमें भी क्लैरिटी नहीं होती है कि कौन सा कहाँ पे कैसे कनेक्टेड है। ठीक है, डेटा का फ्लो किस तरीके से हो रहा है, इस चीज की क्लैरिटी हमें भी अच्छे से नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके का एक न्यूरल नेटवर्क बन सकता है। ठीक है, अब एक जब मैं न्यूरल नेटवर्क की बात कर रहा हूं तो जितना भी हम वर्क करते हैं, जितने भी न्यूरॉन्स वगैरह हम डिसाइड कर रहे हैं, वो सब आते हैं हिडन लेयर के अंदर। ठीक है, वो सब आते हैं लेयर के अंदर। तो जो हिडन लेयर है उसी पे मैं वर्क कर सकता हूँ। इसके अलावा दो लेयर्स और होती है मेरे पास, एक इनपुट लेयर एक आउटपुट लेयर। सो एक आई हैव इनपुट लेयर, एक होती है मेरे पास इनपुट लेयर और एक होती है मेरे पास आउटपुट लेयर। तो जो इनपुट एंड आउटपुट लेयर्स हैं इनके ऊपर हम बात नहीं कर सकते, इनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि आप लॉजिकली सोचो, जब मेरे पास डेटा आ रहा है तो डेटा क्या आ रहा है उस पर मेरे पास कंट्रोल नहीं है, तो इनपुट पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं होता है। और जो मैं आउटपुट दूंगा वो आउटपुट ऑलरेडी प्री डिफाइंड है कि भाई इसी तरीके से आपको आउटपुट देना है, राइट। सो इस पे मैं वर्क नहीं कर सकता। तो बेसिकली जो मेरे पास चीज बचती है वो सिर्फ मेरे पास हिडन लेयर बचती है जिसके ऊपर मैं एग्जैक्टली वर्क करता हूँ। तो जितने भी मैं न्यूरॉन्स वगैरह डिफाइन करता हूँ, जितने भी मैं लेयर्स डिफाइन करता हूँ, जितना भी मैं जो कुछ भी करता हूँ, सब सिर्फ और सिर्फ हिडन लेयर के अंदर ही होता है। ये पॉइंट। आइए पुनीत जी, वेलकम। हाय सर। आए, लेट हो गए? हाँ जी, बस थोड़ा सा सॉरी। चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी हमने न्यूरॉन्स वगैरह की बात करी है, एक बेसिक लेवल पे काफी ज्यादा हमने बात करी है, बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं गए हैं। जो तीन मेन चीजें हैं जिनके बारे में हमने डिस्कशन किया है, दैट इज इनपुट्स, सॉरी चार मेन चीजें, इनपुट्स, वेट्स, बायसेस एंड एक्टिवेशन फंक्शन। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, या एक बार रिपीट कर लेते हैं फटाफट। जब मैं बात करता हूं डीप लर्निंग की, तो डीप लर्निंग की अगर मैं कोर यूनिट की बात करूं तो डेट इज कॉल्ड अ न्यूरॉन। ठीक है, उसको एक न्यूरॉन कहा जाता है। अब इस न्यूरॉन के अंदर होता क्या है, इस न्यूरॉन के अंदर बेसिकली मेरे पास तीन चीजें होती हैं। दो इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो यू कैन से एक प्री डिफाइंड नंबर हो गया विच इज इनपुट्स एंड वेट्स, एंड एक लगता है इसके ऊपर एक्टिवेशन फंक्शन,
जो कि बेसिकली यू कैन से एक इक्वेशन होती है, एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, ठीक है। जब भी मेरे पास एक न्यूरॉन के पास डेटा आता है, वो वेट्स एंड बायसेस के हिसाब से उसको मॉडिफाई करता है, और फिर एक्टिवेशन फंक्शन अगर उस डेटा के हिसाब से एक्टिवेट हो जाता है, मतलब वो जो इक्वेशन है मैथमेटिकल वो सॉल्व हो जाती है, ठीक है, तो हमारे पास जो डेटा होता है वो आगे उस न्यूरॉन को पास कर जाता है, वरना नहीं कर पाता है। जो कि सेम मैंने अगर मैं बात करूं यहाँ पे बताया भी है कि फिर डेटा का इनपुट आता है, मेरे पास न्यूरॉन होता है, उसके पास वेट्स एंड बायसेस होते हैं, इसके ऊपर लगता है एक एक्टिवेशन फंक्शन। अगर एक्टिवेशन फंक्शन सेटिस्फाई हो जाता है तो डेटा आगे चला जाता है, वरना डेटा आगे नहीं जा पाता है। अब जब मैं वेट्स और बायसेस की बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले जब मैं वेट्स की बात करूँ तो वेट्स की जो भी इनपुट्स आ रहे हैं, जो भी मेरे पास इनपुट्स आ रहे हैं, उनमें से किस इनपुट को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, किसको कम प्रेफरेंस दी जाएगी। यहाँ पे मैंने जो थर्ड इनपुट है उसको ज्यादा प्रेफरेंस दी है, बाकियों को कम प्रेफरेंस दी हुई है ना। सो इस वाले इनपुट को ज्यादा वेटेज दी गई है, इस वाले इनपुट के बेसिस पे डिसीजन ज्यादा फ्लक्चुएट करेगा। अगर ये वाला इनपुट अगर फ्लक्चुएट करता है तो मेरा जो आउटपुट है वो ज्यादा फ्लक्चुएट करेगा। और उसके अलावा अगर मैं बायसनेस की बात करूं, तो बायसनेस की मान लो मेरे पास दो कैटेगरीज है, 0 और 1। मैंने बायसनेस सेट करी 0.5, तो मतलब मेरा मॉडल बिल्कुल भी बायस नहीं है। और मैंने बायसनेस सेट करी 0.2, तो मेरा मॉडल 0 की तरफ बायस्ड है। और मैंने बायसनेस सेट करी 0.7, तो मेरा मॉडल जो है वो 1 की तरफ बायस्ड है। दिस इज बायसनेस। अब एक्टिवेशन फंक्शन की बात करें अगर हम, तो एक्टिवेशन फंक्शन इज कि भाई बेसिकली मेरे पास एक इक्वेशन है जिसके अंदर डेटा आ रहा है, वो वेट्स बायसेस और इनपुट्स को यूज करता है, वो वेट्स बायसेस एंड इनपुट्स को यूज करता है, और उसके हिसाब से डिसाइड करता है कि डेटा जो आगे फ्लो होगा वो क्या होगा, क्या डेटा आगे फ्लो हो सकता है। लाइक दिस इज एन एक्टिवेशन फंक्शन। उसके बाद हमने न्यूरॉन की इक्वेशन की बात करी। जब भी हम एक न्यूरॉन बिल्ड करते हैं तो दिस इज द इक्वेशन फॉर दैट, सो हम उसे जी से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड द इक्वेशन इज डब्ल्यू एक्स प्लस बी, जिसमें डब्ल्यू स्टैंड फॉर वेट्स, एक्स हम इनपुट को बोलते हैं और बी हम बायसेस को बोलते हैं। तो इस इक्वेशन से हमारे पास एक न्यूरॉन बेसिकली फॉर्म होता है। इस जी के ऊपर आपके पास लगाया जाता है एक एक्टिवेशन फंक्शन, इस z के ऊपर एक न्यूरॉन के ऊपर लगाया जाता है एक्टिवेशन फंक्शन, जो कि फाइनली आपका डिसाइड करता है कि इस न्यूरॉन का आउटपुट होगा क्या, ठीक है। जब हमने एक्टिवेशन फंक्शन की बात करी तो हमने एक्टिवेशन फंक्शन अभी टोटल 3 के बारे में हमने बात करी है, सिंपल सिंपल, ठीक है, बहुत ज्यादा डेप्थ में हम नहीं जा रहे क्योंकि बहुत ज्यादा डेप्थ में सिर्फ मैथ्स आ जाता है। तो जो हमने 3 एक्टिवेशन फंक्शंस की बात करी है वो है हमारे पास सबसे पहले तो सिग्मॉइड, टैन एंड रेल्यू, ठीक है, इन 3 की हमने बात करी है। जो ये 3 मेरे पास एक्टिवेशन फंक्शन है, ये अपना डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस सर्व करते हैं। जो हमारे पास रेल्यूड एक्टिवेशन फंक्शन है वो, एंड एक एक्टिवेशन फंक्शन और एग्जिस्ट करता है विच इज कॉल्ड सॉफ्टमैक्स। ये दोनों मेरे पास ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस हो जाते हैं, ये काफी ज्यादा इन डेप्थ मेरे यूज किए जाते हैं, बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली इन्हें यूज किया जाता है। इसके अलावा जो टेन और सिग्मॉइड है वो आपको डेफिनेटली कहीं कहीं पे देखने को मिल जाएंगे, बट उनका यूटिलाइजेशन इतना ज्यादा नहीं होता, ठीक है। अब एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो आंसर किस तरीके से करता है, वो रिप्लाई किस तरीके से करता है, ठीक है। तो हम दो के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, उनके ऊपर आने से पहले मैं एक बार न्यूरल नेटवर्क का भी आपको आइडिया दे देता हूँ। सो जब मैं एक न्यूरॉन की बात करता हूँ तो दिस इज अ न्यूरॉन, एंड एक न्यूरॉन ना अपने आप में कुछ भी सिग्निफिकेंट आउटपुट नहीं देता, उसका आउटपुट सेंस भी नहीं बनाता है। बट जब मेरे पास मल्टीपल न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, कि एक न्यूरॉन का आउटपुट दूसरे न्यूरॉन पे जा रहा है, दूसरे का तीसरे पे जा रहा है, इस तरीके से कनेक्ट हो जाते हैं, तो दिस फॉर्म्स अ न्यूरल नेटवर्क, एन एन बोलते हैं जिसको हम, ठीक है। इसके बाद जो मेरे पास आउटपुट्स आते हैं, जो प्रिडिक्शंस आते हैं, वो काफी ज्यादा रिलायबल हो जाते हैं एंड काफी ज्यादा लाइक कंसेप्चुअली करेक्ट हो जाते हैं, कॉन्टेक्स्ट आ जाता है उनके अंदर, ठीक है। अब जब मैं एक न्यूरल नेटवर्क की बात कर रहा हूं तो हमारे पास एक न्यूरल नेटवर्क के अंदर 3 लेयर्स होती हैं, इनपुट लेयर, हिडन लेयर एंड आउटपुट लेयर। हम जो जितना भी डीप लर्निंग के अंदर, जितना भी एआई के अंदर वर्क करते हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, वो सब कुछ हम सिर्फ और सिर्फ हिडन लेयर के ऊपर कर रहे होते हैं। हम कभी भी इनपुट या आउटपुट लेयर को नहीं छेड़ सकते हैं, क्योंकि सेंस भी बनाता है। अगर जब मैं इनपुट लेयर की बात कर रहा हूं तो जो डेटा मेरे पास आ रहा है वही तो आ रहा है, मेरे पास अलग से तो कुछ आ नहीं रहा है, राइट। मैं अलग से जो डेटा इनपुट आ रहा है उसको तो मॉडिफाई कर नहीं सकता। सिमिलरली जो मेरे को आउटपुट देना है मैं उसको भी मॉडिफाई नहीं कर सकता। तो इस वजह से जो मेरे पास हिडन लेयर होती है, मैं सिर्फ उसी के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ। इनपुट और आउटपुट लेयर के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन करना पॉसिबल नहीं होता है। गॉट माय पॉइंट? गॉट माय पॉइंट? हाँ जी सर।
अब इसके बाद हमारे पास जो एक्टिवेशन फंक्शन है जिसके बारे में हमें मेजरली स्टडी करना है, दैट इज रेल्यू एंड सॉफ्टमैक्स। जो हम मेन दो एक्टिवेशन फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, दैट इज रेल्यू एंड सॉफ्टमैक्स। ठीक है, अलग अलग जगह पे इनको यूज किया जाता है, अलग अलग इनका आउटपुट्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके से ये आउटपुट देते हैं। सो देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन की कौन सा क्या आउटपुट देता है। ठीक है, अगर मैं रेल्यू की बात करूं जिसकी फुल फॉर्म होती है रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट, तो ये मेरे को ना मैक्सिमम ऑफ जीरो और एक्स देता है। मैक्सिमम ऑफ जीरो या एक्स। ठीक है, मतलब जो भी मेरा न्यूरॉन है उसने अगर या तो जीरो देगा या एक्स देगा। ठीक है, मतलब इसको हम सिंपली एक गेट की तरह समझ सकते हैं। ठीक है, कि डेटा आया, या तो डेटा क्रॉस हो जाएगा या फिर डेटा क्रॉस नहीं होगा। सिचुएशन वन, सिचुएशन टू। जब मैं वैल्यू लगा रहा हूं तो ये होता है। एंड इसी वजह से हम वैल्यू को ज्यादातर एक यू कैन से न्यूरल नेटवर्क के अंदर यूज करते हैं। मतलब जब मैं अगर इस न्यूरल नेटवर्क की बात करूं तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे या फिर यहाँ पे या फिर यहाँ, इन सब पे मेरा वैल्यू यूज किया जा सकता है। एक्स का मतलब इनपुट होता है, और अगर जो मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे इसकी बात कर रहे हो एक्स को, तो मतलब ये डेटा पास नहीं हो रहा है यहाँ से। मतलब इस वाले केस में मेरे पास जो आउटपुट आ रहा है वो जीरो आ रहा है, और इस वाले केस में मेरे पास एक्स ही आ रहा है। ठीक है, या सो जब मैं वैल्यू की बात करता हूं तो इट इज गिविंग मी आइदर जीरो और एक्स, या तो वो डेटा क्रॉस नहीं होने दे रहा है या फिर होने दे रहा है। बट जब वहीं पे मैं सॉफ्ट मैक्स की बात करता हूं तो सॉफ्ट मैक्स इज रेंज ऑफ जीरो टू वन। मतलब सॉफ्ट मैक्स है ना प्रोबेबिलिटी, बेसिकली यू कैन से देता है। ठीक है, तो 0.2 दे सकता है, 0.87 दे सकता है। ठीक है, इस तरह की प्रोबेबिलिटीज देता है। तो यूजुअली हम सॉफ्ट मैक्स को यहाँ आउटपुट जो लास्ट लेयर है जो सीधा आउटपुट लेयर से कनेक्ट होगी उस पे यूज किया जाता है, तो क्योंकि हमें फाइनल प्रिडिक्शन करना होता है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है चीजें? अभी तक एक बेस लेवल पे मैंने बताया, उतना क्लियर हुआ? अभी आप पढ़ रहे हो, दिस इज द बेसिस ऑफ डीप लर्निंग। ठीक है, ये एक बहुत बेसिक लेवल पे मैंने डीप लर्निंग एक्सप्लेन किया है। सो इफ यू हैव एनी डाउट, एक बार पहले डाउट्स ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो टेल मी, कोई डाउट्स? एनीवन, एनी डाउट्स? टॉर्च इज बेसिकली अ लाइब्रेरी। ठीक है, जैसे हमें मशीन लर्निंग के टाइम पे हमने एसके लर्न यूज किया था ना, एक लाइब्रेरी थी एसके लर्न, हमने वो यूज करी थी। टॉर्च सिमिलर तरीके से एक लाइब्रेरी है मेरे पास, जो कि भाई मेरे जितने भी डीप लर्निंग के मॉड्यूल्स हैं, जितनी भी डीप लर्निंग की चीजें हैं उनके ऊपर हेल्प करती है, उन पे वर्क करने के लिए हेल्प करती है। ठीक है, इसके अंदर सारे मेरे एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं। जैसे आगे हम बढ़ेंगे तो उसके अंदर हम लेयर्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, तो सारी लेयर्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेरे पास कैलकुलेशंस करने के यहाँ पे तरीके होते हैं। तो दैट्स व्हाई वी यूज टॉर्च। इसका बेसिकली नाम पायटॉर्च होता है, एंड दिस इज अ लाइब्रेरी फॉर, या सो आई थिंक और कोई डाउट नहीं है। तो लेट्स डू वन थिंग, सबसे पहले आप लोग कोड लिख लीजिए एक बार। ठीक है, यहाँ पे मैं कोड दिखा रहा हूँ। सबसे पहला फर्स्ट कोड है ये हमारा फॉर डीप लर्निंग, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, एंड उसके बाद वी विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है, एंड जब हो जाए तो एक बार मेरे को बता दीजिएगा, ताकि उस पर वर्क किया जा सके, फिर मतलब आगे बढ़ सके हम। ओके, आप कर लीजिए नोट, बताइएगा मेरे को। ओके।
किया क्या आप लोगों ने? श्रेया, आपने कुछ बोल रहे हो, आपको समझ आ रही है चीजें? ठीक है, बताइएगा मेरे को जैसे भी हो जाए ना। कि प्रत्यक्ष हो गया, पुलिस जी आपका हो गया? हाँ जी, हो गया सर। ओके, समझ आया है कि एग्जैक्टली हमने किया क्या है यहाँ पे? हाँ जी। ओके, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम फाइनली अपने फर्स्ट न्यूरल नेटवर्क की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि जो बेसिकली हमने जो न्यूरॉन बनाया उसका ना एग्जैक्टली कुछ काम नहीं होता है। ठीक है, न्यूरॉन आप कभी भी बनाते नहीं हो। ठीक है, मैंने जस्ट ये कोड आपको इसलिए लिखवाया है क्योंकि आपको ना एक आइडिया मिल जाएगी व्हाट इज अ न्यूरॉन, किस तरीके से वर्क करता है न्यूरॉन, क्या एक्टिवेशन फंक्शन किस तरीके से अप्लाई किए जाते हैं, एंड थोड़ा सा इन सब चीजों का आपको आइडिया मिल जाए। कोड वर्क नहीं कर रहा है, एक बार स्क्रीन शेयर करके दिखाओ क्या इशू है। प्रत्यक्ष अपना स्क्रीन शेयर कर दो एक बार। या ओके, तो थोड़ा सा साइड करना है, अगर मैं पूरा पढ़ नहीं पा रहा हूँ। या आपने स्पेलिंग गलत लिखी है, एल कैपिटल आता है लीनियर में। जो आपने ऊपर लीनियर लिखा है उसके अंदर एल आपका कैपिटल आएगा। या यू कैन स्टॉप योर स्क्रीन शेयर नाउ। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम बढ़ेंगे वो हम एक सिंपल सा न्यूरल नेटवर्क बनाएंगे। ठीक है, सबसे अपना फर्स्ट न्यूरल नेटवर्क बनाएंगे। कोड में बस लिखा हुआ है। अब मेरे को ना कोड समझने की जरूरत है सिर्फ। ठीक है, अब मेरे पास लाइक कंसेप्ट वाइज बहुत ज्यादा कुछ नया नहीं है। ठीक है, हम समझेंगे कि भाई एक न्यूरल नेटवर्क बनाया किस तरीके से जाता है, उसको ट्रेन किस तरीके से किया जाता है, एक डीप लर्निंग में उसको डेटा किस तरीके से दिया जाता है, एवरीथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो जैसा मशीन लर्निंग के टाइम पे हमने पढ़ा था कि भाई द होल थिंग हैव बेसिकली यू कैन से एक पाइपलाइन टाइप होती है जिसके अंदर डेटा कलेक्ट किया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है, एंड देन मॉडल के पास भेजा जाता है।
सेम ही तरीके की एक पाइपलाइन मेरे पास डीप लर्निंग के अंदर भी एग्जिस्ट करती है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक डेटा कलेक्शन के लिए सबसे पहले अपना काम किया है कि डेटा मैं पिक करूं और उसको ट्रांसफॉर्म करके मतलब रेडी कर पाऊं डेटा को, राइट। तो उसके लिए मैंने इंपोर्ट क्या क्या चीजें करी हैं। सबसे पहले टॉर्च, टॉर्च डॉट एन एन, यही सब इंपोर्ट किया हुआ है। उसके बाद मैंने टॉर्च विजन इंपोर्ट किया है, ठीक है। टॉर्च विजन क्या करता है, मेरे मॉडल को विजन प्रोवाइड करता है, मैं चीजें देख सकता हूँ, मतलब इमेजेस वगैरह पे वर्क कर सकता हूँ टॉर्च विजन की लाइब्रेरी के थ्रू, ठीक है। जो ऑप्टिम यूज किया हमने वो एक ऑप्टिमाइजर होता है, इसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे, ठीक है। किस तरीके से मॉडल ट्रेन होता है उसकी जब हम बात करेंगे तब हम ऑप्टिमाइजर समझेंगे क्या होता है। बढ़िया। टॉर्च विजन के अंदर से मैंने डेटा सेट्स एंड ट्रांसफॉर्म्स इंपोर्ट किए। डेटा सेट का मतलब जिस भी डेटा सेट के ऊपर मैं वर्क करने वाला हूँ, एंड ट्रांसफॉर्म का मतलब कि भाई उस डेटा सेट को मेरे को टेंसर वगैरह में कन्वर्ट करना है, तो मैं उसके लिए ट्रांसफॉर्म्स का यूज करता हूँ। एंड देन वी ऑल्सो हैव अ यूटिलिटी कॉल्ड डेटा लोडर। डेटा लोडर क्या करता है, जो भी मेरा डेटा है उसको टेंसर में कन्वर्ट करके मॉडल तक लाने का जो पूरा प्रोसेस होता है वो होता है डेटा लोडर का, ठीक है। सो अब हमारा गोल समझते हैं, हमने इसके अंदर किया क्या है, हमारा गोल क्या है। अवर गोल इज टू बेसिकली वर्क ऑन अ डेटा सेट, ठीक है। हमारा जो डेटा सेट है वो क्या है, डेटा सेट है हमारे पास हैंड ऑन डिजिट्स का डेटा सेट है, ठीक है। तो अगर मैं ये शेयर करूं तो मेरे पास हैंड ऑन डिजिट्स है, मतलब एक इस तरीके की इमेज होगी, ठीक है। उसके अंदर लेट से कुछ भी, लेट से 0 लिखा हुआ है, या किसी और डिजिट के अंदर, किसी और इमेज के अंदर सॉरी 1 लिखा हो सकता है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके का डेटा है। अब इस डेटा की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है कि भाई हर एक इमेज 28 बाय 28 पिक्सल की है। सो 28 पिक्सल इन हाइट एंड 28 पिक्सल इन विड्थ, ठीक है। इस तरीके की मेरे पास इमेजेस है सारी ही। अब मेरा गोल क्या है कि भाई इस इमेजेस को मैं एक न्यूरल नेटवर्क से पास करूं और वो रिकॉग्नाइज कर पाए कि भाई ये 0 लिखा हुआ है, इस पे 1 लिखा हुआ है, इस तरीके से वो रिकॉग्नाइज कर सके। दिस इज माय गोल, ठीक है। किया कैसे है ये मैंने सबसे पहले अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म किया, डेटा को लोड किया बेसिकली। तो मैंने एक ट्रांसफॉर्मर डिफाइन किया ट्रांसफॉर्म के नाम से, जिसके अंदर मैंने ट्रांसफॉर्म्स डॉट टू टेंसर यूज किया है। टू टेंसर बेसिकली टेंसर में कन्वर्ट करने के लिए एक फंक्शन है मेरे पास। देन वी हैव ट्रेनिंग डेटा एंड टेस्टिंग डेटा। अब यहाँ पे मेरे को इस वाले डेटा के लिए स्पेसिफिकली ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो टॉर्च विजन के अंदर मेरे को डेटा मिलता है वो ऑलरेडी स्प्लिटेड होता है। तो यहाँ पे मेरे को उस चीज की नीड नहीं थी, तो मैंने सिंपल सिंपल ट्रेन डेटा इक्वल टू डेटा सेट डॉट MNIST लिखा। MNIST इज द नेम ऑफ द डेटा सेट जिसके अंदर ये डिजिट्स हैं, हैंड ऑन डिजिट्स हैं, ठीक है। इसके अंदर मैंने डॉट दिया, डॉट का मतलब आई वांट एवरीथिंग। ट्रेन इक्वल टू ट्रू, मतलब यहाँ पे मेरे को ट्रेनिंग वाला डेटा देना है। डाउनलोड इक्वल टू ट्रू, कि भाई मेरे पास डाउनलोडेड नहीं है, मेरे को डाउनलोड करना है। और ट्रांसफॉर्म कैसे होगा, ट्रांसफॉर्म को यूज करके। और ट्रांसफॉर्म यहाँ पे क्या है, टू टेंसर, मतलब टेंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम ही चीज मैंने टेस्टिंग डेटा के साथ भी किया है यहाँ पे। टेस्टिंग डेटा के केस में मैंने क्या किया है, मैंने ट्रेन इक्वल टू फॉल्स रखा है बस। दिस इज द डिफरेंस, राइट। उसके बाद मैंने डिफाइन किए हैं दोनों के लोडर, ठीक है। उसके बाद मैंने डिफाइन किए हैं दोनों के लोडर। सो यहाँ पे मैंने ट्रेन लोडर और टेस्ट लोडर डिफाइन किया है। दोनों के अंदर डेटा लोडर का यूज किया गया है। इसके अंदर मैंने ट्रेनिंग डेटा दिया है, इसके अंदर मैंने टेस्टिंग डेटा दिया है। इसके अंदर मैंने बैच साइज इक्वल टू 64 दिया है, मतलब 64 इमेजेस एक बार में ये आउटपुट देगा। 64 इमेजेस को मैं एक बार में प्रोसेस कर सकता हूँ। जबकि टेस्टिंग के लिए टाइम पे मैंने जो इमेजेस का बैच साइज है उसे 128 रखा है। ऐसा क्यों किया है मैंने, क्योंकि जब मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं तो एक इमेज को प्रोसेस करने में ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि मेरे को पैटर्न्स को समझना है, ठीक है। और बट जब मैं टेस्टिंग कर रहा हूं तो एक इमेज को प्रोसेस करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे को सिर्फ पैटर्न अप्लाई करके देखने हैं, राइट। सो दैट्स वाई अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं, भाई आप एक किसी स्कूल स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो, तो उसको भी भाई जब आप चीजें कंसेप्ट समझा रहे हो तो आप पूरा पूरा साल लगाते हो उसमें, राइट। पूरे साल भर उसे कंसेप्ट समझाए जाते हैं। फिर एग्जाम में जब उसको वो कंसेप्ट पूछे जाते हैं, उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको 2-3 घंटे ही दिए जाते हैं। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि भाई पूरे साल भर में जब हमने चीजें समझाई तो समझाने में लगता है ज्यादा टाइम, इसलिए मैंने बैच साइज लिया है छोटा। बट जब मैं टेस्ट कर रहा हूँ तो टेस्ट करने में टाइम कम लगता है, इसलिए मैं बैच साइज थोड़ा बड़ा ले सकता था, इसलिए मैंने ऑलमोस्ट डबल का बैच साइज ले लिया। उसके बाद मैंने लिखा सिंपली शफल इक्वल टू ट्रू, कि भाई जो इमेजेस हैं वो ऐसे
फर्स्ट फर्स्ट बैच में 1 से लेके 64, फिर अगले बैच में 65 से लेके 128, इस तरीके से ना है, रैंडमली कोई 64 इमेजेस वो सिलेक्ट करके भेजे। ठीक है, दिस इज हाउ आई एम लोडिंग माय डेटा। ठीक है, सो इसको भी एक बार नोट कर लो, ये मेरा डेटा लोडिंग का पार्ट है। ठीक है, नोट हो जाए तो लेट मी नो। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, जूम आउट कर देते हैं थोड़ा सा। या क्लियरली दिख रहा है, आई थिंक रीडेबल है, रीडेबिलिटी में तो कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा बड़ा कर दें, ठीक है, नो इश्यूज, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। या अब ना थोड़ा सा नीचे से कट हो रहा है, तो लेट मी नो जब भी आप लिख लो इसे, तो मैं फिर नीचे स्क्रॉल कर दूंगा। लेट मी नो वंस यू आर डन, आगे हम आगे बढ़ सके।
गाइस? एक और दिखा दें, बिल्कुल, एक मिनट दीजिए, ये लीजिए। बाकी का भी हो गया, निजी, डन। अब नीचे डन, बढ़े आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो दिस वाज द डेटा लोडिंग पार्ट, कि डेटा को लोड कैसे किया जाता है। अब इसके बाद वी विल टॉक अबाउट द मेन मॉडल, कि एक न्यूरल नेटवर्क बनाया कैसे जाता है, किस तरीके से न्यूरल नेटवर्क को डिजाइन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम एक बहुत ही ज्यादा सिंपल सा एक न्यूरल नेटवर्क डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज इसके अंदर नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, काफी सिंपल एक न्यूरल नेटवर्क हम बिल्ड कर रहे हैं। सो यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले मैंने एक क्लास डिफाइन करी है सिंपल के नाम से। तो जो ये सिंपल नाम मैंने रखा है, दिस इज माय मॉडल नेम। ठीक है, इसके अंदर मेरे को एन डॉट मॉड्यूल का मॉड्यूल देना होता है। ठीक है, कि भाई मेरे को बताना है कि दिस इज द न्यूरल नेटवर्क का मॉड्यूल। अब इसके बाद मैं अपनी क्लास को करता हूँ इनिशियलाइज। इसके अंदर एक सुपर फंक्शन इनिशियलाइज किया जाता है, जो कि भाई मेरे ना हिडन लेयर्स डिफाइन करता है, मतलब इनपुट और आउटपुट को डिफरेंशिएट करता है हिडन से। तो यहां तक का जो प्रोसेस होता है, ये हमेशा हर एक न्यूरल नेटवर्क के अंदर सेम रहेगा। जो इस सिंपल वाला पार्ट है, इसको बस हम जो नेम है उसको हम चेंज करते रहते हैं। बाकी यहां तक का पार्ट हमेशा सेम रहता है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप इनपुट या आउटपुट लेयर्स को चेंज नहीं कर सकते, आप सिर्फ हिडन लेयर्स को चेंज कर सकते हो। तो जहां पे जो मैं देख रहा हूँ, ये FC1 एंड FC2, दीज आर माय टू हिडन लेयर्स। ठीक है, मैं दो लेयर्स बनाई है अभी के लिए सिर्फ। पहली वाली में इनपुट आएगा, तो इनपुट मेरा 28 बाई 28 पिक्सल है। मैंने यहाँ पे देखो 28 बाई 28 लिखा हुआ है। ठीक है, इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ 128 डेटा पॉइंट्स में। ठीक है, और फिर दूसरी लेयर इन 128 डेटा पॉइंट्स को रिसीव कर रही है और 10 डेटा पॉइंट्स में आउटपुट दे रही है। मैंने 28 बाई 28 तो पिक्सल के हिसाब से लिख दिया, जो इमेज का साइज आ रहा है। 10 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि जो नंबर्स में वो प्रिडिक्ट करने हैं, वो 0 से लेके 9 तक हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने 10 लिख दिया वहां पे। ठीक है,
तो ये तो था मेरा न्यूरल नेटवर्क की लेयर्स वगैरह को डिफाइन करना। अब आता है मेरे पास फॉरवर्ड पास। फॉरवर्ड पास का मतलब होता है कि डेटा मेरे इस न्यूरल नेटवर्क में से प्रोपोगेट कैसे करेगा, निकलेगा कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डेफ फॉरवर्ड लिखा है एंड उसके बाद मैंने x इक्वल टू एक्स डॉट व्यू किया। ठीक है, उसका मैंने व्यू चेंज किया बेसिकली। ठीक है, मैंने जो अपनी इमेज थी उसको -1 रो में कन्वर्ट किया, मतलब सिंगल रो के अंदर उसको कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद मैंने इसके ऊपर लगाया एक्टिवेशन फंक्शन। ठीक है, इसके मैंने इसके ऊपर लगाया एक्टिवेशन फंक्शन। बट एक्टिवेशन फंक्शन कब लगाया? फर्स्ट लेयर में से निकालने के बाद। तो अगर आप यहां पे देखो तो मैंने सबसे पहले x को फर्स्ट लेयर में से पास किया, फिर वट एवर द आउटपुट इज उसके ऊपर मैंने वैल्यू का एक्टिवेशन फंक्शन लगाया है। ठीक है, उसके बाद मैंने वैल्यू का एक्टिवेशन फंक्शन लगाया है। उसके बाद मैंने उसे सेकंड लेयर में से पास किया और x को रिटर्न कर दिया। ठीक है, ये फॉरवर्ड पास होता है। ये फॉरवर्ड पास का बेसिकली मतलब कि मैं डिफाइन कर रहा हूं मेरा जो नेटवर्क है उसके अंदर से डेटा क्रॉस कैसे होगा, पास कैसे होगा। ठीक है, दिस द बेसिक कंसेप्ट ऑफ अ फॉरवर्ड पास। इतना ही है, बहुत ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है, एंड उसके बाद मैंने तीन चीजें डिफाइन करी। मॉडल विच इज सिंपल, क्राइटेरियन विच इज एन एन डॉट क्रॉस एंट्रोपी लॉस, एंड ऑप्टिमाइजर विच इज ऑप्टिम डॉट एडम। ठीक है, तो ठीक है, मॉडल डिफाइन करने वाला पार्ट तो हमें बहुत इजीली समझ आया। मॉडल डिफाइन करने में तो कुछ भी नहीं था, राइट। मॉडल को हम एक मॉडल को डिफाइन कैसे करते हैं वो तो समझ आ गया है, आ गया है ना गाइस। एक मॉडल डिफाइन कैसे किया जाता है, समझ आया है। ओके, अब इसके बाद आता है ट्रेनिंग वाला पार्ट कि जो ये मॉडल हमने डिफाइन किया है इसको मैं ट्रेन कैसे करूंगा। ठीक है, तो ट्रेनिंग वाले पार्ट के लिए जो हमारे पास एल्गोरिथम होती है वो ये है। ठीक है, अब इसके ऊपर आने से पहले हम एक्चुअली ना प्रोसेस समझते हैं कि प्रोसेस होता क्या है, कि भाई हम ट्रेनिंग कराते कैसे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आते हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जो मेरा न्यूरल नेटवर्क है यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर रखा था, ये मेरा लेट्स से न्यूरल नेटवर्क है ना। लेट्स से न्यूरल नेटवर्क है, यही मेरा न्यूरल नेटवर्क है। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं डेटा का इनपुट करूंगा। बाय डिफॉल्ट ये जो पाथ वगैरह होते हैं कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते। सो बाय डिफॉल्ट क्या है, सिंपल इस तरीके का एक न्यूरल नेटवर्क एग्जिस्ट कर रहा है। सो 3, यहाँ पे 2 ले लो, यहाँ पे दोबारा से 3 ले लो लेट से। ठीक है, मैंने इसके अंदर डेटा का इनपुट किया। अब ये कहीं ना कहीं से तो क्रॉस करेगा ही, तो कुछ भी ना रैंडम पाथ बन जाते हैं, रैंडम एक आते पाथ बन जाते हैं इस डेटा को आगे तक पहुंचाने के लिए। लगा लो कुछ इस तरीके के, लेट से पहली बार में पाथ बन गए, डेटा यहां से आउटपुट आ गया। ठीक है, तो ये पाथ बने। अब मैं क्या करता हूं, अब इसके बाद व्हाट आई हैव टू डू इज कि मेरे को ना इसके लॉस कैलकुलेट करना होता है। मेरे को कैलकुलेट करना होता है कि हर एक पाथ पे लॉस कितना हुआ है। कि भाई मान लो यहां से जो डेटा था वो 100% चला था, इस वाले पाथ के ऊपर आके लेट से यहाँ पे इस वाले पाथ से वो 90% ही पहुंचा। ठीक है, इस वाले पाथ की मैं बात कर रहा हूं। और फिर इस वाले पाथ से जब उसने क्रॉस किया तो यहां से जो डेटा आया मेरे पास वो 80% ही बचा। ठीक है, तो इस वाले पूरे पाथ का जो ये पूरा पाथ हो गया है ना, इस वाले पूरे पाथ का जो लॉस है वो हो गया 20। सो 20% डेटा मेरा यहाँ पे लॉस हुआ है। इतना समझ आया है, इतना समझ आया है। ओके, अब समझ आया होगा। अब मैं ना सेम तरीके से सारी वैल्यूज निकाल सकती है, कोई 10 हो सकती है, कोई 30 हो सकती है, कोई 50 हो सकती है। ठीक है, मैं इसी तरीके से जितने भी पाथ अवेलेबल है उन सब का लॉस कैलकुलेट कर लेता हूं। ठीक है, मैंने सबका लॉस कैलकुलेट कर लिया, राइट। बात समझ आइए। लॉस कैलकुलेट करने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं जितने भी ये पाथ यहाँ पे डेवलप हुए थे, राइट, जितने भी यहाँ पे पाथ बने थे इन सबको मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है, मतलब अपने मॉडल को रीसेट कर दिया। तो ये जो लॉस वगैरह है सब कुछ है, ये सब कुछ गया। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद मैं क्या करता हूं, इसके बाद मैं जो मेरे लॉसेस हैं, जो मेरे लॉसेस थे इनको बैकवर्ड प्रोपोगेट करता हूं। ठीक है, मैं इनको इन वाले पाथ, मतलब ये पाथ भी सेव हो रखे हैं यहाँ पे ना कि कौन सा कैसे क्या कनेक्ट हुआ था वो भी सेव हो रखे होते हैं। तो मैं ना यहाँ से बैकवर्ड प्रोपोगेट करता हूँ। बैकवर्ड प्रोपोगेट करने का मतलब क्या है कि भाई इसमें सबसे कम लॉस आया था 10 पे। ठीक है, लेट से जो 10 था वो यहां से मेरे को मिला था, यहां से जिस वाले पाथ पे सबसे कम लॉस था वो ये वाला पाथ था। ठीक है, और लेट से यहां से जो सबसे कम लॉस वाला पाथ था वो ये वाला पाथ था। ठीक है, तो मैंने ये किया बैकवर्ड प्रोपोगेट।
मतलब बैक प्रोपोगेशन किया। सबसे पहले डेटा को आगे पुश किया, फिर मैंने लॉस के बेसिस पे वापस बैक गया ताकि मैं जो पाथ है उनको रीबिल्ड कर सकूं, राइट। जब मैंने पाथ रीबिल्ड कर दिए तो मैंने क्या किया, मैंने एक ऑप्टिमाइजर से एक स्टेप बढ़ा दिया, ठीक है। मतलब मॉडल की इस स्टेट को बेसिकली मैंने सेव करके रख लिया, ठीक है। ये मॉडल की स्टेट को मैंने सेव करके रख लिया। अच्छा, मैंने इस मॉडल की स्टेट को सेव करके रख लिया, मैं अगेन ये वाला पूरा प्रोसेस रिपीट करूंगा। मेरे पास कोई और पाथ आ जाएगा, लेट्स से ये वाला पाथ आ गया एक, ठीक है। लेट्स से मेरे पास एक ये वाला पाथ आ गया, ठीक है। हर बार मेरे पास लॉसेस कम होते जा रहे हैं, ठीक है। द अमाउंट ऑफ लॉस विल बी लेस एवरी टाइम। एक ये वाला भी कोई पाथ एग्जिस्ट कर सकता है, एक ये वाला भी कोई पाथ एग्जिस्ट कर सकता है। इस तरीके से बेसिकली कनेक्शन बन गया, लेट्स से, ठीक है। तो यही कनेक्शन तो मेरे को चाहिए थे, मेरे कनेक्शन फॉर्म हो गए इसे एल्गोरिथम को यूज करके, एंड इन दी एंड मेरे पास एक न्यूरल नेटवर्क मेरा रेडी हो गया, ठीक है। वही चीज हमने यहाँ पे करी है। तो यहाँ पे जो डेट टाइम वाला पार्ट है इसको मैं हटा भी सकता हूँ, इसका मेरे को कोई नीड नहीं है, बट इट जस्ट टू कैलकुलेट कि कितना टाइम लग रहा है इस पर्टिकुलर कोड को रन होने में, इस पर्टिकुलर मॉडल को ट्रेन होने में, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने डेट टाइम इंपोर्ट किया। डेट टाइम के अंदर मेरे को एक मॉड्यूल मिल जाता है कॉल्ड नाउ, जो मेरे को अभी का एग्जैक्ट डेट विद टाइम दे देता है। तो मैंने उसको स्टार्ट के अंदर एक वेरिएबल बना के सेव कर लिया। अब उसके बाद मैंने फॉर एपॉक इन रेंज 3 लिखा। एपॉक इन रेंज 3 का क्या मतलब है कि भाई जो ये पूरी एल्गोरिथम थी यहाँ पे, जो पूरे स्टेप्स थे, 2 3 4 5 जितने भी स्टेप्स थे ये, वो पूरे स्टेप्स 3 बार चलेंगे, ठीक है। एपॉक का मतलब होता है ट्रेनिंग लूप। एक ट्रेनिंग लूप के अंदर ये सारे स्टेप्स होते हैं, और मैं बता रहा हूँ कि भाई ये जो टोटल ट्रेनिंग लूप है मेरे पास 3 ट्रेनिंग लूप होंगे, ठीक है। मैंने इतना बताया, इतना बताने से मेरे पास डिसाइड हो गया कि भाई मेरा जो ट्रेनिंग लूप है वो चलेगा कितना। ये डन हो गया, ठीक है। आफ्टर दैट इस ट्रेन लूप के अंदर हो क्या रहा है, मैं ट्रेन लोडर में से एक्स और वाई को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं। एक्स और वाई आपको ऑलरेडी पता है, एक्स इज द बेस वेरिएबल, वाई इज द प्रिडिक्टेबल वेरिएबल, ठीक है। मैंने एक्स और वाई को एक्सट्रैक्ट किया, मतलब हर एक रो के लिए मैं ये सेम चीज कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने फॉर लगाया यहाँ पे, तो हर एक रो के लिए मैं ये सेम चीज कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, पेट्स इक्वल टू मॉडल एक्स, मतलब जो मेरा मॉडल डिफाइन था बाय डिफॉल्ट उसमें से डेटा पुश करके मैंने प्रिडिक्शंस निकलवा लिए, ऑब्वियसली जो कि बहुत ज्यादा गलत होंगे। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने लॉस कैलकुलेट कर लिया क्राइटेरियन का यूज करके। क्राइटेरियन मेरा यहाँ पे जो मैंने डिफाइन किया था क्रॉस एंट्रोपी लॉस का, वो क्राइटेरियन मैंने डिफाइन कर लिया और उसको यूज करके मैंने लॉस का कैलकुलेट किया। उसके बाद मैंने किया ऑप्टिमाइजर डॉट जीरो ग्रेड, ठीक है। ऑप्टिमाइजर डॉट जीरो ग्रेड का मतलब क्या होता है कि भाई जो मेरा जितने भी पाथ बने थे मेरे न्यूरल नेटवर्क के अंदर, वो सारे मैंने रीसेट कर दिए, हटा दिए, ठीक है। दिस इज ऑप्टिमाइजर डॉट जीरो ग्रेड। उसके बाद मैंने किया लॉस डॉट बैकवर्ड। लॉस डॉट बैकवर्ड का मतलब बेसिकली बैक प्रोग्रेशन करी, और बैक प्रोग्रेशन करने के बाद जो पाथ थे विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ लॉस, उसको मैंने रिक्रिएट कर दिया एक तरीके से, यू कैन से, ठीक है। और ऑप्टिमाइजर डॉट स्टेप, मतलब मैंने इस पर्टिकुलर स्टेप को सेव कर लिया। अब ये हर एक लाइन के लिए हो रहा है फॉर अ ट्रेन लोडर, ठीक है। ट्रेन लोडर में जितनी भी लाइंस है, मेरे ट्रेनिंग डेटा के अंदर जितनी भी लाइंस है, रोज है, उन सबके लिए हो रहा है। एंड फिर जो ये पूरा कंसेप्ट हो रहा है, पूरे डेटा के ऊपर इटरेट करने वाला एंड एवरीथिंग, वो 3 बार हो रहा है। तो हर एक यू कैन से ट्रेनिंग लूप के अंदर मेरे को अच्छा खासा अमाउंट ऑफ डेटा मिल रहा है, अच्छा खासा अमाउंट ऑफ पाथ मिल रहे हैं, ठीक है, जो कि सेव हो रहे हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद बस मैंने एपॉक का नंबर प्रिंट कर लिया कि भाई कौन सा एपॉक चल रहा है और इसका लॉस कितना चल रहा है। मैंने उस चीज को प्रिंट करा दिया। यहाँ पे आप देखो एपॉक 1 में इतना लॉस था, फिर बढ़ गया, फिर काफी कम हो गया। तो इवेंचुअली जो मेरा लास्ट में लॉस था वो काफी कम आया फर्स्ट वाले कंपेरेटिवली। मेरा मॉडल एक अच्छा खासा ट्रेन हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मॉडल की ट्रेनिंग कर ली। अब वी विल डू वन थिंग कि हम एक बार ये वाला कोड पहले लिख लेंगे, ठीक है। और आप लोग ये वाला कोड लिख लीजिए, एंड उसके बाद फिर हम इस मॉडल की टेस्टिंग के ऊपर बढ़ते हैं कि इस मॉडल को हम फिर अब फाइनली टेस्ट कैसे करेंगे, ठीक है। एक बार आप ये वाला कोड लिख लो एंड लेट मी नो व्हेनेवर यू आर डन, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
ठीक है ना गाइस, लेट मी नो वंस यू आर डन। ठीक है, ताकि हम आगे बढ़ सके। और यहाँ पे कोड ना पूरा दिख भी नहीं रहा है, तो जब भी नीचे स्क्रॉल करना हो तो वो भी बताइएगा मेरे को। ओके, कर दे स्क्रॉल। प्रत्यक्ष का तो हो गया है। पुनीत जी आप बताइए, श्रेय आप बताओ, आगे स्क्रॉल कर दें क्या? हाँ जी, यहाँ तक हो गया। ओके ओके। तो ये लीजिए, एक बार इसका ट्रेनिंग लूप वाला पार्ट भी लिख लीजिए, दिस इज द ट्रेनिंग लूप। एंड जब ये एक बार हो जाए तो उसको रन कर लीजिएगा। थोड़ा सा टाइम इट विल टेक टू ट्रेन एंड एवरीथिंग, तो डोंट वरी। अगर लाइक आपको ऐसा लगे कि हाँ अ, अटक गया है या कुछ है, तो अटका उटका नहीं होगा वो, ठीक है। इट विल इवेंचुअली कंप्लीट आउट, ठीक है। तो लिख लीजिए इस वाले कोड को भी, एंड लेट मी नो वंस यू आर डन। डन गाइस, हो गया? नहीं हुआ? कर लो, कोई बात नहीं।
ठीक है पुनीत जी, आपका भी हो गया है? ओके ठीक है ठीक है। सो अब हमने मॉडल की ट्रेनिंग कर ली है, मॉडल को डिफाइन कर लिया है, एवरीथिंग इज देयर, ठीक है। इसमें ना एक चीज हम डिस्कस करना रह गया हमारा, विच इज दिस एल आर। ठीक है, मॉडल डॉट पैरामीटर्स में तो हमारे पास सिंपल जो मॉडल्स के पैरामीटर हैं, मतलब जो भी न्यूरॉन्स हैं, जो भी लेयर्स वगैरह हैं, उन सब के बारे में बात होती है सिर्फ। तो ये यहाँ पे एल आर लिखा है, ये क्या है? एल आर इज बेसिकली लर्निंग रेट। भाई जो मेरा मॉडल है वो किस रेट पे चीजों को सीखेगा, कितनी जल्दी सीखेगा, कितना धीरे सीखेगा, ठीक है, ये चीजें डिफाइन करता है। अब आप बोलोगे कि भाई फिर एलआर इतना छोटा क्यों दिया हुआ है, थोड़ा सा बड़ा दे तो जल्दी मेरा मॉडल ट्रेनिंग ले पाएगा, राइट? बट हम ऐसा कर नहीं सकते। क्यों हम ऐसा नहीं कर सकते? क्योंकि वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट एल आर, जब भी मैं लर्निंग रेट की बात करता हूं, तो इट्स लाइक स्टूडेंट। जो मेरा मॉडल है लाइक स्टूडेंट। अगर मैं बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ सिखा दूंगा, अगर मैं अपने स्टूडेंट को बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ पढ़ाऊंगा, तो भाई उसको कुछ भी समझ नहीं आएगा ना। और मेरा गोल ये थोड़ा ना है कि मेरे को टाइम बचाना है, मेरा गोल, मेरा डेफिनेटली टाइम भी बचाना है, बट मेरा मेन गोल तो ये है ना कि जो मेरा स्टूडेंट है उसको तो कुछ अच्छे से समझ आए, सब कुछ क्लियरिटी मिले उसे, एक एक डाउट उसका सॉल्व हो, राइट? तो उस केस में लर्निंग रेट मेरा थोड़ा सा स्लो रहेगा। इसलिए हम ना हमेशा लर्निंग रेट थोड़ा सा स्लो ही प्रेफर करते हैं, ठीक है। 0.001 इज अ गुड बेंचमार्क, वरना कई सारे मॉडल में जैसे हम भी आगे जब बढ़ेंगे तो हम 0.30, 40, फिर 1, इस इतना धीरे भी उसको कर देते हैं, ताकि हमारे जब ट्रेनिंग हो तो उसको बहुत ज्यादा अच्छे से चीजें समझ आए, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट लर्निंग रेट, ठीक है। इसके अलावा वी हैव दिस, यू कैन से इवेल्युएशन लूप, ठीक है। जिस तरीके से हम इवेल्युएशन करते हैं, तो हमने इवेल्युएशन कैसे करी? हमने करेक्ट और टोटल डिफाइन करे, ठीक है, कि वट एवर द करेक्ट वैल्यूज आर एंड टोटल वैल्यूज आर, मैंने दोनों को बाय डिफॉल्ट 0 0 किया, ठीक है। अब मैंने किया विथ टॉर्च डॉट नो ग्रेड, कि भाई अब जो डेटा यहां से पास होगा वो ना नए पाथ नहीं बनाएगा, वो क्या करेगा, वो सिंपल जो ऑलरेडी बिल्ड पाथ है उन पे से पास करेगा सिर्फ, ठीक है, वो नए पाथ नहीं बनाएगा, दैट इज टॉर्च डॉट नो ग्रेड। अब मैंने एक्स और वाई लिया टेस्ट लोडर के अंदर, हर एक वैल्यू को मेरे को अपने मॉडल से पास करवाना है। तो मैंने क्या किया, प्रिडिक्स इक्वल टू मॉडल में से एक्स पास करवाया, और आगे में डिम वन, मतलब सिंगल डायमेंशनल मैंने डेटा को पास कराया है, ठीक है। मैंने टोटल का साइज ले लिया, वाई का जो भी साइज होगा वो टोटल साइज हो गया मेरा। और करेक्ट में मैंने क्या किया कि भाई अगर प्रिडिक्शन और वाई जो मेरे ऑलरेडी लेबल्स है दोनों इक्वल है तो इनका सम कर दो, और मैंने फिर करेक्ट और टोटल को डिवाइड करके इनटू 100 कर दिया, मेरे पास एक्यूरेसी आ गई। तो बस यहाँ पे 96% की एक्यूरेसी अचीव हो रही है। एंड यू कैन सी कि भाई जब मैं बात कर रहा था अपने मशीन लर्निंग के मॉडल्स की, तो एक्यूरेसी हमारे पास 80, 85, 70 ऐसी रहती है, विच इज इन मशीन लर्निंग केसेस गुड एक्यूरेसी। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डीप लर्निंग, तो हमारे पास 95, 97, 98, 99 तक भी एक्यूरेसीज चली जाती हैं, ठीक है। सो डीप लर्निंग के केस में एक जो गुड एक्यूरेसी बोला जाता है, दैट इज योर 90 से तो प्लस होनी चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू इवेल्युएट योर मॉडल, ठीक है। इसका इवेल्युएशन का कोड भी लिख लो, ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है, whenever you are done with the evaluation code, let me know, हम आगे बढ़ेंगे फिर।
हाय गाइस, डन हुआ क्या? Yes, sir. ओके, प्रत्यक्ष एंड पुनीत जी, आर यू गाइस डन? ओके ओके, कर लीजिएगा। कर लो कर लो कर लो, रन कर लो फिर आराम से, कुछ कर लो, नो इश्यूज। ओके, पुनीत जी आपका भी हो गया? पुनीत जी, हाँ जी सर, डन। ओके ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो आज के लिए हम ना एक लास्ट कंसेप्ट क्या करेंगे, एक लास्ट कंसेप्ट जिसकी, एक मिनट रुकना, मेरे को कॉल आ रहा है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, हाय। सो लास्ट टॉपिक एक बार हम पढ़ेंगे, ठीक है? लास्ट टॉपिक हमें पढ़ना क्या है, एक कंसेप्ट समझेंगे, ठीक है, जो हमारा काफी हेल्पफुल कंसेप्ट है, ठीक है? इट्स नॉट लाइक कि न्यूरल नेटवर्क्स वगैरह का कुछ पार्ट है ये, या फिर ऐसा कुछ है, एक सिर्फ हेल्पफुल कंसेप्ट है, ठीक है? हेल्पफुल कंसेप्ट है क्या ये एग्जैक्टली exactly? कि भाई अब जब मैं न्यूरल नेटवर्क्स की बात कर रहा हूँ, जब मैं डीप लर्निंग के मॉडल्स की बात कर रहा हूँ, तो मेरे पास मॉडल्स काफी बड़े बड़े होते हैं। अभी तो हमारा जो मॉडल था वो आई थिंक कुछ 20-30 सेकंड्स में ट्रेन हो गया था। हाँ, 23 सेकंड्स में यहाँ पे ट्रेन हो चुका है मॉडल, राइट? बट दिस वाज अ वेरी वेरी सिंपल मॉडल, बहुत ज्यादा सिंपल मॉडल था ये, राइट? जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास मॉडल काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, एंड दे टेक अ लॉट एंड लॉट ऑफ टाइम तो टू गेट ट्रेन्ड। सो इसको थोड़ा सा स्पीड अप करने के लिए वी यूजेस जीपीयू। जैसे आपको पता ही होगा कि भाई एआई के अंदर जीपीयू वगैरह काफी ज्यादा यूज किए जाते हैं, एवरीथिंग लाइक दैट, राइट? सो जीपीयू वगैरह काफी ज्यादा यूज किए जाते हैं, सो वी यूज इज जीपीयू। अब जीपीयू को देखो, नॉर्मली अगर आप जैसे गेम्स वगैरह खेलते हो तो उसके अंदर तो जीपीयू ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया जाता है, उसके अंदर तो ऐसा कोई प्रॉब्लम आती नहीं है हमें, है ना? बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अवर मशीन लर्निंग के मॉडल्स, जब हम इन सब की बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास ना हमें लाइक मैन्युअली डिफाइन करना पड़ता है कि जीपीयू को किस तरीके से यूज किया जाएगा, कैसे क्या वर्क होगा, सब कुछ हमें मैन्युअली डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है? और मैन्युअली डिफाइन करने के लिए हमें एक कोड वाला पार्ट पता होना चाहिए, ठीक है? तो कोड वाले पार्ट पे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो वी हैव टू नो कि हमारे पास ना जो जीपीयू होता है उसको इन पाइथन टर्म्स बोला क्या जाता है। तो जीपीयू को पाइथन के टर्म्स में बोला जाता है क्यूडा,
CUDA, क्यूडा, ठीक है। सो पाइथन टर्म्स में उसको क्यूडा बोला जाता है। एंड हम उसी को या क्यूडा को ही रेफर करते हैं, जब भी कोड वगैरह में लिखेंगे तो उसको ही रेफर करते हैं, ठीक है। तो अभी हम आज की क्लास के लिए एक जो लास्ट टॉपिक कवर करेंगे वो एक बहुत छोटा सा पार्ट रहेगा कि हाउ वी कैन एग्जैक्टली यूज दिस क्यूडा टू अवर एडवांटेज। हम डेटा को अपने मॉडल को क्यूडा के ऊपर ट्रेन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। बट बिफोर दैट वी विल अंडरस्टैंड कि हम एक्जैक्टली एक जीपीयू को कनेक्ट कैसे करते हैं अपने कोड के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट पार्ट, एक मैंने छोटा सा बहुत छोटा सा कोड लिखा है, ठीक है, जिसके अंदर मैंने एक रैंडम टेंसर डिफाइन किया है, ठीक है, 3x3 की एक मैट्रिक्स डिफाइन करी है। मैंने टेंसर प्रिंट करवाया सबसे पहले कि टेंसर क्या है, और फिर मैंने ना एक्स डॉट डिवाइस चेक किया कि किस डिवाइस के ऊपर है मेरा ये फिलहाल, ठीक है। और फिर अब मेरे को मूव करना था इसे जीपीयू के ऊपर, ठीक है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, मैंने क्या किया, मैंने देखा सबसे पहले कि क्या मेरे पास जीपीयू अवेलेबल है, तो मैंने किया इफ टॉश डॉट क्यूडा, क्यूडा मतलब जीपीयू डॉट इज अवेलेबल, कि जीपीयू अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल है तो x इक्वल टू एक्स डॉट क्यूडा कर दिया। x इक्वल टू एक्स डॉट क्यूडा करने का मतलब क्या हुआ कि जो मेरा ये x में टेंसर था, जो मेरा डेटा था, उसको मैंने क्यूडा पे भेज दिया, ठीक है। उसको मैंने अपने जो जीपीयू था उस पे भेज दिया। एंड यहाँ पे मैंने सिंपली प्रिंट करा दिया मूव टेंसर टू जीपीयू न्यू डिवाइस एक्स डॉट डिवाइस। अब यहाँ पे अगर आप आउटपुट में देखो तो सबसे पहले यहाँ पे टेंसर प्रिंट हो रहा है, बट द टेंसर वॉज, फिर यहाँ पे पहले बता रहा है कि पहले ये जो टेंसर था ये मेरा सीपीयू के ऊपर था, और फिर मैंने उसे जीपीयू के ऊपर भेज दिया। जो नया डिवाइस है वो क्यूडा जीरो है। क्यूडा जीरो का क्या मतलब है कि भाई यूजुअली क्या होता है कि जब भी हम एआई मॉडल्स वगैरह को ट्रेन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमारे पास ना बहुत सारे जीपीयूज होते हैं, 8 10 15 20, जो डेटा सेंटर्स हैं उसमें तो हजार हजार जीपीयू लगे होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो मेरा टेंसर मूव हुआ है वो एग्जैक्टली किस जीपीयू में गया है, ठीक है। तो अभी मेरे पास एक ही जीपीयू था जिसका इंडेक्सिंग थी 0, तो वो फर्स्ट ही जीपीयू में चला गया है, तो वही ये रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। बात समझ आइए। क्लियर हुई है क्या? ओके, so दिस विल बी द लास्ट कोड फॉर टुडे। आज के लिए हम या दिस विल बी द लास्ट कोड फॉर टुडे। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। एक बार आप इस कोड को भी नोट कर लीजिए, रन कर लीजिए, और इसमें मोस्ट प्रोबेबली आपको एक प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा, वो एक बार आप लिख के नोट करिए, रन कर लीजिए, उसके बाद फिर हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो कर लो एक बार, देन वी विल डिस्कस अबाउट दैट। जब नोट कर लो तो लेट मी नो कि नोट हो गया।
गाइस डू वन थिंग, आप एक बार ये वाला कोड वगैरह लिखो एंड इसे रन करके देखो। मैं बस 2 मिनट में आता हूँ, ठीक है? देन वी विल कंटिन्यू। या हाय गाइस, आर यू डन? ओके, कोड हो गया। रन हो गया है क्या? रन करने में कोई दिक्कत तो नहीं आई? जैसा मेरे में एग्जैक्टली आउटपुट दिख रहा है वैसा ही आउटपुट आया है? गाइस लेट मी नो। नहीं ना, वही मैंने बोला था। क्या डिफरेंस आया है आपके में? क्या होगा कि आपके में आया है सिर्फ यहां तक, राइट? आपके में ये वाला पार्ट तो आया ही नहीं है ना? यस। तो द रीजन इज कि जब मैं अपने गूगल कोलैब के ऊपर वर्क कर रहा होता हूँ तो मेरे पास ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ रन टाइम होते हैं। रन टाइम डिफरेंट डिफरेंट होने का क्या मतलब होता है? रन टाइम डिफरेंट डिफरेंट होने का ये मतलब होता है कि वट एवर द सिस्टम, वट एवर द सर्वर आई एम कनेक्टिंग विद, उसकी कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग हो सकती है। ठीक है? तो अब जब उसकी कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है तो मेरे को देखना पड़ेगा भाई मेरे को कौन सी कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। अब किसी कॉन्फ़िगरेशन में जीपीयू होगा, किसी में नहीं होगा। ठीक है? सो व्हाट वी नीड टू डू इज कि हमें ना एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन से कनेक्ट करना होता है जिसके अंदर जीपीयू अवेलेबल हो। ठीक है? कैसे करते हैं वो चीज? यहाँ पे जब हम जाते हैं तो हमारे पास एक ड्रॉप डाउन का एरो होता है, इस पे जाएंगे। ठीक है? यहाँ पे आपके पास जब आपका ऑलरेडी कनेक्टेड है तो डिस्कनेक्ट एंड डिलीट रन टाइम का ऑप्शन आएगा, उसको आप डिलीट कर दोगे। ठीक है? और उसके बाद क्या करोगे, फिर आप चेंज रन टाइम टाइप करोगे। तो चेंज रन टाइम टाइप करने के बाद आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ये सीपीयू सिलेक्टेड होता है, हमें टी फोर जीपीयू चाहिए। ठीक है? वी वांट टी फोर जीपीयू। ठीक है? हम इसको सिलेक्ट करेंगे और बस सेव कर देंगे, तो यहाँ पे सेव हो गया। और फिर जब आप कनेक्ट करोगे तो फिर ये एक ऐसे रन टाइम से कनेक्ट होगा जिसमें जीपीयू अवेलेबल है। फिर आप एग्जैक्टली सेम कोड को रन करोगे तो फिर वो जीपीयू के ऊपर रन होगा। गेटिंग योर पॉइंट? ये बात समझ आ रही है? एक बार ये वाला पार्ट करके देख लो फटाफट। वाला पार्ट करके देख लो फटाफट, फिर हम, ठीक है, फिर हम आज के लिए रैप अप करेंगे।
ठीक है। द प्रोसेस इज व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको सबसे पहले जो यहाँ पे आपके पे देखो, सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली आपके में आ क्या रहा होगा। गिव इट अ सेकंड। ठीक है, आपके में इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे रैम एंड डिस्क वगैरह होगा। व्हाट यू हैव टू डू इज इस ड्रॉप डाउन पे जाना है, यहाँ से सबसे पहले डिस्कनेक्ट एंड डिलीट रन टाइम करना है। उसके बाद यू हैव टू क्लिक ऑन यस। ठीक है, यहाँ पे रिकनेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। जब रिकनेक्ट आ जाए तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे वापस जाना है, एंड उसके बाद आपको यहाँ से करना है चेंज रन टाइम टाइप। उसके बाद यू हैव टू सिलेक्ट टी फॉर जीपीयू, यू हैव टू सेव इट, एंड देन यू हैव टू रिकनेक्ट दिस। जब अब इसको रिकनेक्ट करोगे तो आपको एक जीपीयू सपोर्टेड रन टाइम मिलेगा, एंड उसके अंदर आपका जीपीयू अवेलेबल होगा। तो जब हमारे पास जीपीयू अवेलेबल है तो हमारा जो कोड है वो जीपीयू पे मूव कर पाएगा। एंड आगे के लिए भी आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी आप अपना रन टाइम कनेक्ट करोगे, अपना रन टाइम यूज करोगे, तो हमेशा वो एक जीपीयू कनेक्टेड रन टाइम होना चाहिए, मतलब T4 वाला ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट। एक बार अब इस वाले प्रोसेस को फॉलो करके ये वाला पार्ट करके देख लो, देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। देन ओके, ठीक है, प्रतीक्षा हो गया है। हाँ जी, अब सेम आ रहा होगा। पुनीत जी आपका हो गया? क्या यू डन? जी। अभी वी आर डिस्कसिंग की कोई डाउट्स वगैरह हैं या कुछ है, या ऐसा कुछ है तो हम फिर उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अदरवाइज या क्लास विल बी ओवर। नहीं है, ठीक है, सो यू कैन लीव द क्लास। आज के लिए इतना ही था। हम कल मिलते हैं, सेम टाइम ज्वाइन करेंगे, एंड आगे की चीज करेंगे कि हम एग्जैक्टली एक पूरे मॉडल को कैसे अपने जीपीयू के ऊपर ट्रांसफर करते हैं, यूज करते हैं। ओके। ओके, बाय। ठीक है, आई विल बी एंडिंग द क्लास नाउ। आज के लिए इतना ही था। ठीक है, वी विल मीट टुमारो सेम टाइम, जिसमें हम डीप लर्निंग में आगे की चीजें पढ़ेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू।